नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर का उत्तरदायित्व। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि ये वीडियो नोट्स के साथ है जो आपके काम आएगा। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं, पर उसके पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये एक बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कितना उत्तरदायी था। वास्तव में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन हुआ है विश्व में, विश्व युद्ध के बाद जो इतिहास लेखन हुआ है, तो उसमें इतिहास लेखन करने वाले जो अधिकांश लोग थे वो तथाकथित मित्र देशों के लोग थे या जो विजेता देश थे उन देशों के लोग थे, और जो देश युद्ध में हार गए थे उनके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम उन्होंने थोप दिया अपने लेखन में। अर्थात जिस हिसाब से हिटलर को, मुसोलिनी को या जापान के शासकों को युद्ध के लिए उत्तरदायी बताया गया, लेकिन अगर निष्पक्ष ढंग से विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। आधुनिक युग में और भी बहुत सारे नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, और स्वयं जर्मनी के लोग या इटली के लोग, जापान के लोग, यहाँ भी इतिहास लेखन हो रहा है और बहुत सारी सामग्री सामने आ रही है। यहाँ तक कि यूरोप के जो विजेता देश थे उधर के भी बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे बातें हैं, उनके ऊपर विचार कर लेना चाहिए। तो मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करने के लिए हिटलर कहाँ तक जिम्मेदार था, कहाँ तक उत्तरदायी था, यह यूरोप के इतिहास या आप कह लीजिए कि विश्व के इतिहास के विवादास्पद प्रश्नों में, सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। इस पर बहुत बहस होती है, बहुत डिबेट हो रहा है वर्षों से। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि प्रस्तावों की त्रुटियों, ब्रिटेन व फ्रांस की नीतियों, सोवियत रूस को पृथक करने के कारण और आर्थिक मंदी के प्रभावों के कारण युद्ध हुआ, अथवा मात्र हिटलर के इस अंधविश्वास के कारण कि जर्मन जाति सर्वोच्च है व उसे ऐसे प्रदेशों की आवश्यकता है जिसमें वह बिखरे हुए जर्मनों को बसाकर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो यहाँ आप देखते हैं कि दो तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पेरिस पीस ट्रीटी हुई और भी जो दूसरी जो संधियां हुई, उन संधियों में बहुत सारी गलतियां हो गई थी। ब्रिटेन और फ्रांस की जो नीति थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सोवियत रूस को अलग थलग कर दिया गया था, उसके अलावा आर्थिक मंदी आ गई थी। तो क्या ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं थे? क्या केवल हिटलर ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था? तो इन बातों पर विचार करना आवश्यक है। प्रसिद्ध इतिहासकार एजेपी टेलर का विचार है कि राजनीतिज्ञ एक पग उठाते हैं तो दूसरा पग अपने आप उठ जाता है, और यदि उन्हें सफलता मिलती है तो वह नियोजित परिणाम नहीं होती है। सभी राजनीतिज्ञ सफलता चाहते हैं, सभी राजनीतिज्ञ सफलता चाहते हैं, एवं इनकी गलतियां विशेष परिणाम प्रकट करती हैं। इसलिए इतिहास में मनुष्य का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता जितना कि घटनाओं का। तो इस आधार पर एजेपी टेलर ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। इसके साथ ही इनके अनुसार हिटलर युद्ध नहीं चाहता था और न ही साम्राज्य विस्तार,
वह केवल जर्मनी को उसकी पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लाना चाहता था, जिसे वर्साय की संधि ने समाप्त कर दिया था और जो नैतिकता के प्रतिकूल था। वे आगे कहते हैं कि हिटलर ने कभी भी राजनीति में अग्रणीय कदम नहीं उठाया। वह विश्वास करता था कि दूसरे उसे अवसर देंगे और वह लाभ उठाएगा। तो ये बातें विचारणीय हैं, जिससे आप देखिए कि हिटलर का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि वर्साय की संधि में जो दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उसके बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र ले लिए गए थे, उसकी सेनाओं की संख्या सीमित कर दी गई थी, उसके ऊपर बहुत हैवी या बहुत ही भारी जुर्माना लगा दिया गया था, जो कि जर्मनी की 7 पीढ़ियां चुकाती तो भी नहीं चुकाया जा सकता था। तो केवल हिटलर के मन में ही नहीं बल्कि पूरे जर्मनी के लोगों के मन में इस बात को लेकर के आक्रोश था। तो इसीलिए एजेपी टेलर का ये मानना है कि हिटलर जो था वो केवल जर्मनी को पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लाना चाहता था, जिसे वर्साय की संधि ने समाप्त कर दिया था। अब वहीं और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने उपरोक्त विचारों का खंडन करते हुए लिखा है कि क्या बिस्मार्क, लेनिन व रिश्लू के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। एक राष्ट्र शांति से युद्ध की ओर निर्णय, एक राष्ट्र का शांति से युद्ध की ओर जाने का निर्णय इतिहास में महत्व रखता है, और हिटलर पूर्व में उपनिवेश चाहता था और वह रूस पर विजय एवं इस प्रकार वह यूरोप में एक प्रमुख शक्ति बनना चाहता था। तो इसलिए यह विचार सही नहीं प्रतीत होता है कि हिटलर युद्ध नहीं चाहता था। रूपर ने के टेबल टॉक में हिटलर द्वारा घोषित रूस के विरुद्ध युद्ध की बात स्पष्ट है और उसने नाजीवाद का यही अंतिम लक्ष्य भी माना था। तो यहाँ 2 तरह की विचारधारा देखते हैं। एक तरफ एजेपी टेलर का अलग तर्क है तो दूसरी तरफ दूसरे इतिहासकार का अलग तर्क है। तो वास्तव में हिटलर एक ऐसा राजनीतिज्ञ था जिसने अन्य राष्ट्रों के भ्रमों व गलतियों से पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास किया। भले ही इसकी कोई पूर्व निश्चित योजना न रही हो, किंतु वह अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने हेतु समय का लाभ उठाने का प्रयास करता था और उसकी विदेश नीति सदैव इस अवसर के खोज में रहती थी, इस अवसर के ताक में रहती थी। 1935 से 1937 ईस्वी तक का जो समय था उसके अनुकूल रहा, यानी हिटलर के अनुकूल रहा। इस बीच में उसने जो भी चाहा वो उसने किया, उसने मनमानी की। उसने वर्साय की संधि की शर्तों से जर्मनी को मुक्त करने में सफलता पाई और यह अवसर उसे दूसरे देशों से प्राप्त हुए, जैसे मुसोलिनी का अबिसीनिया पर अधिकार व राइनलैंड पर सैनिक अधिकार। तो 1938 में हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जर्मन मांगों को कठोर एवं दृढ़ बनाया तथा सितंबर 1939 में समस्त आर्थिक कार्यक्रमों को युद्ध उत्पादन के कार्यों में लगा दिया और तीव्रता से नाजीवाद का प्रचार आरंभ करवाया। तो कुछ इतिहासकारों का यह मत भी है कि उसकी इस नीति से स्पष्ट होता है कि वह जानबूझकर युद्ध की तैयारियां नहीं कर रहा था, वरन वह भय दिखाकर इसकी दूसरी शक्तियों को डराना चाहता था। किंतु पोलैंड पर किया गया आक्रमण यह स्पष्ट करता है कि वह पूर्व नियोजित कार्य था, क्योंकि जर्मन सेनाओं के पराजय से पूर्व ही हिटलर ने संपूर्ण आर्थिक नीति को युद्धमूलक बना दिया था। तो इस बात में भी दम है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा था। हिटलर को अंदेशा था कि आगे चल करके अगर हमें जर्मनी को सशक्त बनाना है, ताकतवर बनाना है, हमें वर्साय की संधि की शर्तों से छुटकारा पाना है, हमें अगर मुकाबला करना है यूरोप की अन्य शक्तियों का, तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। तो इसलिए
उसके जो आर्थिक विकास जो वो कर रहा था, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो उसकी आर्थिक नीति युद्ध मूलक बन गई थी। राजनीतिज्ञों या इतिहासकार एजेपी टेलर के अनुसार पश्चिम भी जो है वो पश्चिम के जो राजनीतिज्ञ थे उनको भी जो है हिटलर की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, ऐसा एजेपी टेलर का मानना है। क्योंकि हिटलर मात्र जर्मनी को प्राकृतिक अवस्था में लाना चाहता था, और यदि पोलैंड के कुछ भाग दक्षिण जर्मनी को मिल गए होते तो यह नैतिकतापूर्ण होता और युद्ध कभी संभव न होता। किंतु हैशबैग सम्मेलन में हिटलर का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है, जहां उसने साम्राज्य विस्तार की बात शक्तिशाली ढंग से, बहुत ही ताकतवर ढंग से स्पष्ट की थी। इसके बाद ही नाजी विचारधारा के विरोधियों को सेना से हटा दिया गया तथा उसने स्वयं सेना का सर्वोच्च पद संभाला। टेलर ने इस संबंध में यह कहा कि इस स्टेटमेंट को अमेरिका के इतिहासकारों ने बदल कर ऐसा कर दिया है, किंतु वह उसे सिद्ध कर सके इसलिए वह उसे इतिहास नहीं मानते थे। इसी से रॉबर्ट कोल ने टेलर के विचारों का खंडन करते हुए कहा कि टेलर ने मात्र कूटनीतिक घटनाओं व दस्तावेजों को दृष्टिपात कराया और उन्होंने नाजी विचारधारा व उसके प्रचार पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। मित्रों, तो ऑस्ट्रिया को जर्मन रीख में सम्मिलित करने की योजना हिटलर के मेन काम्प, जो उसकी आत्मकथा है, तो उसमें अंकित की गई थी। और जब 9 मार्च को ऑस्ट्रिया के चांसलर ने जनमत संग्रह की घोषणा की तो हिटलर क्रोधित होकर उसके विरुद्ध सैनिक कदम उठाने को तैयार हो गया। तो चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध भी उसने नियोजित ढंग से आक्रमण किया। उसने एक पत्र में अपने अधिकारियों को लिखा कि यह मेरा निर्णयात्मक आदेश है कि चेकोस्लोवाकिया का सैनिक बल विनष्ट कर दिया जाए। उसने यह भी घोषणा की कि आक्रमण से पूर्व प्रेस, रेडियो व कूटनीतिक चालों के बल पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि दूसरे देश उसमें हस्तक्षेप न कर सकें। तो एक व्यापक युद्ध नीति उत्पन्न करने के लिए उसका यह निर्णय पर्याप्त था। हिंसले ने कहा कि दूरदर्शी नीति प्रति मिनट नहीं तैयार की जाती है, वह पूर्व नियोजित होती है। इसलिए नैतिक उत्तरदायित्व को दूसरे देशों पर ही नहीं डाला जा सकता था। हिटलर के कार्यों ने एक ऐसा परिणाम दिया जिसके फलस्वरूप कोई भी बुद्धिजीवी उसे युद्ध के लिए उत्तरदायी मानेगा। तो घटना प्रधान इतिहास ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसमें व्यक्तियों का भी महत्व होता है। इतिहासकार मैसन के विचारानुसार राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा को ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है। तृतीय रीख की वैदेशिक नीति अपने उद्देश्यों में असीमित थी और हिटलर की भूख अन्य राजनीतिज्ञों से अधिक थी। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि म्यूनिख समझौते के अनुसार हिटलर राजनीतिक निर्णय चाहता था। उसकी सैनिक तैयारी मात्र दूसरे देशों को भयाक्रांत करने की थी। यदि इस विचारधारा को सत्य मान लिया जाए तो उन प्रमाणों के अनुसार जिसमें हिटलर की प्रमुख घोषणाएं हैं, यह भी सिद्ध होता है कि उसने युद्ध का निर्णय ले लिया था। उसके अधिकारी यह कहा करते थे कि दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए जर्मन शक्ति पर्याप्त थी। म्यूनिख के इस समझौते के पश्चात हिटलर ने हर प्रकार के बहाने
बनाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण इन नियमों को न प्राप्त हो सके। इससे या इसने स्लोवाक स्वतंत्रता की घोषणा कराकर उसे अपने स्लोवाक एक जाति थी यूरोप की, चेक्स एंड स्लोवाक्स, उनको मिलाकर चेकोस्लोवाकिया बनाया। तो इसने स्लोवाक स्वतंत्रता की घोषणा कराकर उसे अपने हाथों में ले लिया। एक मध्यस्थ के रूप में इसने चेकोस्लोवाकिया को समाप्त कर दिया। यह हिटलर की विस्तारवादी नीति नहीं तो और क्या थी, ऐसा तर्क है जो उसे उत्तरदायी मानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। तो जर्मनी की सैनिक शक्ति चरम सीमा पर पहुंच रही थी। जर्मनी ने सुरक्षा विभाग के व्यय को वित्त विभाग से अलग कर दिया था, जो ब्रिटेन व फ्रांस के व्यय से कहीं अधिक था। मैसन ने लिखा है कि जो सरकार युद्ध न चाहे उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मुक्ति पाने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि टेलर का यह विचार सर्वथा असत्य है कि जर्मनी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था अथवा युद्ध नहीं चाहता था। तो यहाँ हम देखते हैं जेपी टेलर और मैसन के विचारों में अंतर है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पोलैंड के लोग किसी प्रकार के जर्मन समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, किंतु इसी मध्य ब्रिटेन ने पोलैंड की सुरक्षा का वचन दिया। यदि टेलर के अनुसार हिटलर एक अवसरवादी था तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन ने पोलैंड के प्रति एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। हिटलर ने अनाक्रमण संधि का उल्लंघन करने की घोषणा की, एंग्लो जर्मन नेवल संधि को भंग कर दिया। हिटलर ने तो एंग्लो जर्मन नेवल संधि को भंग कर दिया और पोलैंड पर सैनिक आक्रमण की तैयारियां आरंभ हुई। तो हिटलर यह भी विश्वास करता था कि पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप अथवा पोलैंड की सुरक्षा के ब्रिटिश उत्तरदायित्व को वह मॉस्को में पराजित कर देगा। उसने स्टालिन से राजनयिक समझौते की बात भी की थी और नाजी सोवियत पैक्ट संपादित होने के बाद ही उसने पोलैंड पर आक्रमण के आदेश दिए। तो इसका यह निर्णय जुआरी का एक दांव था। हिटलर का जो ये निर्णय था वो जुआरी का एक दांव था। पोलैंड की पराजय के बाद यदि वह अपनी जगह शांत हो जाता तब यह अनुमान करना कठिन था कि पश्चिमी शक्तियां क्या करती। तो अपनी मांगों को कम करने के स्थान पर इसने पोलैंड में पुनर्वास कार्य आरंभ किए। इससे ही युद्ध की साधारण स्थिति वास्तविक स्थिति में परिवर्तित होने लगी। तो हिटलर ने 9 अक्टूबर को यह घोषणा की कि पश्चिमी देशों के किसी भी हस्तक्षेप के पूर्व ही वह फ्रांस व ब्रिटेन की शक्तियों पर आक्रमण करके जर्मनी पर लगे कलंक या जर्मनी पर लगे समस्त प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा। प्रश्न उठता है कि नेपोलियन की भांति यूरोप के विशाल प्रदेशों पर अधिकार करने के पश्चात यदि हिटलर रुक जाता और नई व्यवस्था में लग जाता तो ब्रिटेन या तो उस स्थिति को स्वीकार कर लेता या युद्ध चलता रहता जिसमें उसकी विजय संभव नहीं थी, क्योंकि अमेरिका व रूस युद्ध से दूर थे। किंतु ब्यूलाक के विचार में, ब्यूलाक एक इतिहासकार हैं, तो ब्यूलाक के विचार में हिटलर ने कभी इस प्रश्न को सामने नहीं आने दिया। दूरदर्शिता तथा नियोजित आधार पर ही इसने रूस पर भी आक्रमण किया, जबकि रूस इसे आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। तो यह यूगोस्लाविया तथा बाल्कन लोगों को भी दंडित करना चाहता था। तो हिटलर का अवसरवाद प्रभावपूर्ण रूप से सफल रहा। जर्मन सैनिक शक्ति का विकास व साम्राज्य विस्तार इसके उद्देश्य थे, इसके ध्येय थे, और इन उद्देश्यों के लिए उसने विरोधियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैसन के शब्दों में जर्मनी राष्ट्रीय समाजवादी शासन के अंतर्गत मानव शक्ति व वस्तुओं की लूट
जर्मन आर्थिक विकास के रूप में सामने आई। जर्मन जात की सर्वोच्चता का विचार नाजीवाद के रूप में प्रकट हुआ। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी व पश्चिमी देशों के बीच युद्ध अनिवार्य था। किंतु यदि पश्चिमी शक्तियों ने समय से पूर्व इन भयों को देखा होता व इनका विरोध किया होता तो संभवतः युद्ध इतना भयानक न होता जितना ही समय इन्होंने विचार विमर्श और हिचकिचाहट में बिताया, उतनी ही हानि इन पश्चिमी देशों को उठानी पड़ी। युद्ध के प्रति यह उनका उत्तरदायित्व था। टेलर के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध साधारण स्थिति में अस्पष्ट था, किंतु राजनीतिज्ञों की गलतियों ने इसे स्पष्ट कर दिया। किंतु यदि टेलर के विचारों को स्वीकार कर लिया जाए तो वर्तमान काल में ख्रुश्चेव को भी हिटलर के ही समान कहा जा सकता है और उसके उद्देश्यों को भी नैतिक। किंतु प्रश्न नैतिकता या अनैतिकता का नहीं वरन युद्ध आरंभ करने का है। तो स्पष्ट है कि हिटलर पर पूर्ण नहीं तो प्रारंभिक उत्तरदायित्व तो अवश्य आता है द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने का। और वास्तव में देखा जाए तो पोलैंड पे जब उसने आक्रमण किया 1939 में, तभी युद्ध का जन्म हुआ। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो नोट्स के साथ है जो आपकी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और फिर जल्दी ही किसी और विषय पे वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगली वीडियो संभवतः क्रीमिया के युद्ध पे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।